वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाए कैसे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। स्पेशल ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर जो लेक्चर सीरीज है उसमें तमाम जो ऑडियंस है उनको सर बाकी साहब की तरफ से और स्पेशल ग्रुप की टीम की तरफ से खुशामदीद। तो सर सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल शुक्र अल्लाह ताला का जी। आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो सर आज फिर आप मार्स के हवाले से कुछ नया बताने जा रहे हैं, जैसा कि पहले हमने मार्स पर लाइफ के हवाले से कुछ डिस्कशन की थी। जी तो आज फिर मार्स के हवाले से कुछ नई इंफॉर्मेशन आप ऑडियंस को देंगे। पूरी कोशिश होती है जी कि कोई नई बात बताई जाए। नई से मुराद है कि कोई ऐसी चीज़ सॉरी बताई जाए जो काफ़ी अर्से पहले डिस्कवर तो हुई है, लेकिन काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद ना लोग भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, तो उसको ज़रा थोड़ा सा रिफ्रेश कर लिया जाए जहनों में। पूरी कोशिश होती है। जी बेहतर सर। बस आज थोड़ा सा लिंक थोड़ी देर से शेयर हो सका, तो लेकिन ऑडियंस जो है वो साथ साथ ज्वाइन कर रही है जी और सारा कुछ ठीक तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो आज हमारे साथ इस सेशन में नहीं है। जी 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 तो मोस्टली सारा वो मैनेज नहीं का वही कर रही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला सेहत दे जी सबको। जी सर बिल्कुल। तो सर मेरे ख्याल से लेक्चर जो है शुरू किया जाए, ताकि आखिर में जो 15 से 20 मिनट होते हैं वो सवाल जवाब के लिए होते हैं। और बिल्कुल हमेशा से ही लोग चाह रहे होते हैं कि मजीद क्वेश्चन करें, लेकिन जो मीटिंग का टाइम है वो खत्म हो जाता है। तो मैं पहले ही जितनी भी ऑडियंस हमको बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को कोई सवाल रह जाता है तो जो ये गूगल मीट है जिसका लिंक यहाँ पर शेयर किया गया और जिस पर हम इस वक्त सर का लेक्चर सुन रहे हैं, इसमें मैक्सिमम 60 मिनट्स तक हम जो है वो सेशन कर सकते हैं। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट का सर लेक्चर होता है और आखिरी 15 से 20 मिनट जो है वो सवाल जवाब होते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो मीटिंग या जो हमारा सेशन है वो खत्म हो जाता है। उसको हम फिर मजीद जो है वो एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो आपके अगर कुछ सवाल वगैरह रह जाएं तो आप फेसबुक ग्रुप है हमारा स्पेस ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है स्पेस मेल्स और फीमेल्स का अलग अलग। तो आप जहाँ पर भी चाहें जब चाहें 24 घंटे आपके पास हैं, सवाल वहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा भी फर्जियाती सवाल आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। हमारी टीम वहाँ पर जवाब देने के साथ के लिए मौजूद होती है और सर बाकी साहब खुद भी इन तमाम ग्रुप पर मौजूद होते हैं। वो खुद भी आपको पूछे गए सवाल का जो है वो जवाब देंगे। तो मेरे ख्याल से सर अगर आपको इजाजत है तो लेक्चर शुरू किया जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, प्लीज। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। और जैसे कि वहाँ भाई बता चुके हैं कि क्वेश्चन आंसर सेशन जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात करना चाहते हैं। इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि मैं बात को कोशिश करके 35 मिनट्स में कंप्लीट कर लूँ। मैक्सिमम 40 तक चला जाता है, ताकि एटलीस्ट एक 20 मिनट का सेशन आपको क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से मिल जाए। बात वहीं से हम कनेक्ट करेंगे जी जहाँ से लास्ट हम कर रहे थे बात। यकीनन सारे लेक्चर्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट के हवाले से काफ़ी डिटेल में बात की थी। अच्छा, आज चूंकि हमारी डिस्कशन मार्स प्लैनेट के हवाले से चल रही है और मार्स के ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, और सिर्फ लाइफ की बात नहीं, ओवरऑल एक जो मार्शन एक एनवायरनमेंट है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मार्स तक पहुंचा कैसे जाए और मार्स के ऊपर लैंड कैसे किया जाए, या मार्स तक हमारे जो खलाई जहाज हैं वो कैसे पहुंचते हैं। अगर ये सारा सिलसिला कामयाब नहीं होगा तो वहाँ से इंफॉर्मेशन भी हम हासिल नहीं कर सकेंगे। यानी किस्सा मुख्तसर ये है कि आसान बात ये है कि जो इंजीनियरिंग पार्ट है कि खलाई जहाज़ को बनाना, स्पेसक्राफ्ट को बनाना, स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करना, स्पेसक्राफ्ट को मार्स तक पहुंचाना, मार्स पे उतारना और फिर मार्स पे उतारने के बाद वहाँ उसको ऑपरेट करना, ये सारी चीज़ें अगर नहीं हो सकेंगी तो हम प्लैनेट मार्स की इंफॉर्मेशन भी नहीं ले सकेंगे। लिहाजा सबसे पहले जो आज मैं बात करूंगा वो खलाई जहाज़ के मार्स पे उतरने के हवाले से हम बात करेंगे। कौन से खलाई जहाज़ की बात करने लगे वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बता देता हूँ। और यकीनन वाइकिंग्स का जो इरा है, वाइकिंग्स का जो टाइम है वो है वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट्स की हम बात कर रहे हैं डेफिनेटली। वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट्स 1976 में मार्स के ऊपर उतरे और 1976 के बाद से, अब आप ये इसको काउंट अगर करें तो 1976 फिर आ गया जनाब 86, फिर आ गया जनाब 96। सो 1996 यानी तकरीबन नहीं, यकीनन पूरे 20 साल तक ये वो पीरियड है कि जिसमें मार्स की तरफ
कोई ख़ास हमने पेशकदमी नहीं की, कोई ख़ास हम मार्स की तरफ हमने खलाई जहाज़ नहीं भेजे। और लैंडिंग की जहाँ तक बात है मार्स के ऊपर, तो लास्ट वाइकिंग खलाई जहाज़ थे जो मार्स के ऊपर उतरे थे, उसके बाद हमने मार्स के ऊपर कोई खलाई जहाज़ नहीं उतारा। अच्छा, फिर मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो क्या-क्या हैं। या तो हम प्लैनेट के करीब से गुजरते हैं, उसको कहते हैं फ्लाई बाय मिशंस, या हम प्लैनेट के ऑर्बिट में जाते हैं, या हम लैंड करते हैं। तो अच्छा, मार्स के हवाले से अब फ्लाई बाय मिशंस तो ख़त्म हो गए, क्योंकि हम ऑर्बिट में आसानी से स्पेसक्राफ्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी और चीज़ पर। एटलीस्ट ऑर्बिटल मिशन होना चाहिए। दूसरे नंबर पे लैंडर ज़रूर होना चाहिए। आप प्लैनेट की सरफेस पे उतरेंगे तो वहाँ से डिटेल में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सो समझ लें कि हम इस वक्त दो ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं। वन इज़ द ऑर्बिटल मिशन एंड द अदर वन इज़ द लैंडिंग मिशन। सो 20 साल की साइलेंस के बाद इसके दरमियान में थोड़ी बहुत एफर्ट्स हमने की, ज़्यादा कोई प्रोमिनेंट एफर्ट्स हमने नहीं किए हैं। 20 साल के बाद दो खलाई जहाज, दो स्पेसक्राफ्ट मार्स की तरफ हमने रवाना किए 1996 में। ठीक है जी, अब मैं आ गया हूं 1996, ये जो ईयर है इसमें मैं बात करने लगा हूं। सो 1996 में दो खलाई जहाज मार्स की तरफ हमने भेजे। दोनों खलाई जहाजों के नाम आपको बताता हूं। एक खलाई जहाज का नाम है जी, जिसको शॉर्ट में हम वैसे भी अमेरिकन जो है ना जी, वो शॉर्ट्स बड़े जो इस्तेमाल करते हैं, एब्रीवेशंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या एब्रीवेशंस बहुत इस्तेमाल करते हैं, या वर्ड को ना शॉर्ट करके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बल्कि वो लोग अक्सर उनका मजाक भी उड़ाते हैं, क्योंकि हर चीज़ को उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। अच्छा, हर चीज़, यानी सेपरेशन को सेप बोलेंगे, स्टमक को टमी बोलेंगे, और हर चीज़ को शॉर्ट किया हुआ है। तो बहरहाल ये जो खलाई जहाज़ है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये इसका नाम है जी MGS, मार्स ग्लोबल सर्वेयर। ये खलाई जहाज जो है ये 1996 में मार्स की तरफ हमने भेजा, और ये ऑर्बिटल मिशन था। ठीक है, ये ज़हन में रखें कि ये ऑर्बिटल मिशन है। MGS जो है मार्स ग्लोबल सर्वेयर, इसने मार्स के गिर्द ऑर्बिट बनाना था व्हेन इट वुड रीच द मार्स। और इसके साथ ही कुछ महीनों के वक्फे के साथ एक और मिशन रवाना हुआ, जिसका नाम था जिस पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा आज, इसका नाम था मार्स पाथफाइंडर। ये जो मिशन है मार्स पाथफाइंडर, ये एक ऐसा मिशन था मार्स की तरफ जिसने इंजीनियरिंग के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हुई इसमें, और मार्स की जो डिस्कवरीज हैं उसके हवाले से भी बहुत अचीवमेंट्स हमने इसके थ्रू की हैं जी, मार्स पाथफाइंडर मिशन के थ्रू। तो दो खलाई जहाज जो हैं, इनमें से जो मार्स पाथफाइंडर है, इसने लैंड करना था मार्स के ऊपर, और MGS ने ऑर्बिट में जाना था। अच्छा, पहले मार्स पे अराइव हुआ है मार्स पाथफाइंडर। ठीक है जी, ये मार्स पाथफाइंडर मिशन ये पहले मार्स तक पहुंचा। अब मैं आपसे यही डिमांड करूंगा जी, जो भी सुनने वाले हैं, कि जी बहुत तवज्जो रखना, और एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड पे गौर करना कि मैं क्या कह रहा हूं। और चूंकि सीक्वेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा, तो वो सीक्वेंस अगर आप मिस कर जाएंगे तो बात पूरी फिर खत्म हो जाएगी, अधूरी रह जाएगी। तो ये सीक्वेंस को आपने जहन में रखना है। तो मैं अभी फिलहाल ये जो MGS है मार्स ग्लोबल सर्वेयर, इसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ रहा हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मार्स पाथफाइंडर पे। ये वो खलाई जहाज था जिसको हमने 1997 में, मतलब 96 में हमने लॉन्च किया था। सो ये मार्स तक पहुंचा 7 मंथ्स के बाद, आफ्टर 7 मंथ्स 1997 4th ऑफ जुलाई। ठीक है, 4th ऑफ जुलाई 1997 ये खलाई जहाज मार्स तक पहुंचा। इसने बहुत सारी चीजों को फर्स्ट टाइम करना था। ठीक है, जैसे अंग्रेज कहते हैं, देयर वर मेनी फर्स्ट्स इन दिस मिशन। बहुत सारी ना ऐसी चीजें थी जो पहली दफा होनी थी। पहली चीज जो पहली दफा होनी थी वो ये कि हमने इस खलाई जहाज को सीधा मार्स पे उतारना था। यानी जमीन से हमने लॉन्च किया और सीधा मार्स पे, कोई ऑर्बिटल मिशन नहीं है। हमने मार्स के गिर्द कोई टेम्परेरी ऑर्बिट नहीं बनाना जैसे वाइकिंग्स ने बनाया था, ऐसा हमने कुछ नहीं करना। हमने सीधा मार्स को अप्रोच करना है और उस पर उतरना है। ठीक है, ये पहला काम हमने करना था। दूसरा काम, वाइकिंग मिशंस जो थे उनको जब हमने मार्स पे उतारा था तो उसके नीचे रॉकेट थ्रस्टर्स लगे हुए थे। वाइकिंग को कंट्रोल करने के लिए, उसकी स्पीड को स्लो करने के लिए रॉकेट थ्रस्टर्स थे, जिससे वाइकिंग्स को आराम से सॉफ्ट लैंडिंग आपने करवानी थी मार्स के ऊपर।
ये जो मिशन था मार्स पाथफाइंडर, इसमें रॉकेट थ्रस्टर्स नहीं थे, इसको हमने एयर बैग्स में बंद किया हुआ था। एंड दैट वाज अमेजिंग। लाइक मैं अप्रिशिएट, मे बी अप्रिशिएट का वर्ड भी छोटा है, दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड अमेजिंग थिंग कि आप एक खलाई जहाज को एक एयर बैग्स के एक सिस्टम में बंद करके मार्स के ऊपर उतारने लगे हैं। सो अगर मैं वर्ड्स थोड़े से चेंज कर दूं, मार्स पाथफाइंडर को आपने मार्स पर बाउंस करवाना था या थ्रो करना था। अच्छा, वो आगे का सीक्वेंस मैं आपको फिर समझाता हूं। सो इट वाज अ डायरेक्ट लैंडिंग ऑन द मार्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड एयर बैग्स में लिपटे हुए खलाई जहाज को आपने पहली दफा किसी प्लैनेट पे उतारना था। दैट वाज आल्सो अ फर्स्ट। और इस खलाई जहाज के दो हिस्से थे, एक लैंडर सेक्शन यानी जो खलाई जहाज खुद है, एक तो वो जहां उतर जाएगा वहीं रुका रहेगा, एक उसके अंदर रोवर थी, छोटी सी एक गाड़ी थी। तो दैट वाज द फर्स्ट रोवर फॉर एनी प्लैनेटरी मिशन। इससे पहले हमने रोवर्स भेजी थी चांद की तरफ, तो किसी प्लैनेट पर यह पहली रोवर थी। तो काफी सारे फर्स्ट इस मिशन के साथ अटैच थे। अब इसका जो एक सीक्वेंस है मार्स पाथफाइंडर का मार्स पे उतरने का, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा इससे जल्दी से, ताकि मैं जो डिस्कवरीज हैं उनकी तरफ मैं जा सकूं। इस सीक्वेंस को जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने नाम दिया EDL। EDL स्टैंड्स फॉर एंट्री, डिसेंट एंड लैंडिंग। यानी आपने मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर होना है, ठीक है, तवज्जो से सुनते जाएं जी। मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर होने, एंट्री। मार्स के एटमॉस्फेयर में से गुजर के नीचे पहुंचना है, डिसेंट करना है, एंड इवेंचुअली लैंड। यहां एक बात और आपको मैं बता दूं कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है उसकी थोड़ी सी डिटेल आपको मैं बताऊं। मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर जैसा नहीं है, ना कंपोजिशन वैसी है, ना डेंसिटी वैसी है, ना प्रेशर वैसा है। मार्स का एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर की निस्बत बहुत कम डेंस है, और इससे आप अंदाजा कर लें कि मार्स के एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो कितनी है, हमारे एटमॉस्फेरिक डेंसिटी का 1%। राइट? किसी भी वैल्यू का अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मेरे पास अगर 100 रुपए हैं और मैं आपसे कहूं इसका 1%, तो 100 का 1% इज 1 रुपी। सो 1% यानी हमारी जो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी है उसका 1%, दैट इज द एटमॉस्फेरिक डेंसिटी ऑफ मार्स। एक अगर आप जो हमारे बहुत ही शुरू के जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अर्ली स्टेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस में सब लोग शामिल हैं, तो उनकी आसानी के लिए आपको बता दूं कि मार्स का एटमॉस्फेयर पता है कितना थिन है, कि जमीन पर अर्थ पे जब हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, तो इवेंचुअली वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हमें किसी कमरे या किसी जगह से एयर को बाहर निकालना पड़ता है। वो जो आखिरी एयर के मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं ना, जो नहीं निकल पाते, हमारे वैक्यूम पंप्स जिनको नहीं खींच सकते, वो जो डेंसिटी रह जाती है, जिसको हम समझ लें कि बिल्कुल हम कहते हैं बस तकरीबन वैक्यूम ही है, लेकिन थोड़ी बहुत एयर फिर भी रह जाती है, उतना मार्स का एटमॉस्फेयर है। यानी मार्स का एटमॉस्फेयर और आपकी अर्थ पे बेस्ट वैक्यूम्स वो एक जैसे हैं। तो इससे इमेजिन करें कि मार्स का एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, ठीक है, लेकिन जो रोल उसने प्ले करना है वो कर रहा है, और आप हैरान होंगे कि वो क्या रोल प्ले कर रहा है। मार्स का एटमॉस्फेयर जो है उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूं। सो मार्स पाथफाइंडर को हमने लॉन्च हमने किया रॉकेट की मदद से। और अगर मैं टेक्निकल डिटेल्स में जाऊंगा, मुझे डर हमेशा ये रहता है कि मैं टेक्निकल बातें करूंगा तो कुछ लोग समझ पाएंगे, आधी से ज्यादा ऑडियंस समझ नहीं पाएगी, इसलिए मैं बड़ा अवॉइड करता हूं टेक्निकल बातों को, ठीक है। फिर भी मैं कुछ वर्ड्स बोलता हूं। नासा का एक रॉकेट हुआ करता था डेल्टा 2 रॉकेट, जो कि अब नहीं है, इट इज नॉट ऑपरेशनल, काफी अरसा हुआ नासा ने उसको छोड़ दिया है। सो डेल्टा 2 रॉकेट पर्सनली मुझे तो बड़ा पसंद था। डेल्टा 2 रॉकेट पे मार्स पाथफाइंडर लॉन्च हुआ, और 7 मंथ्स की जर्नी के बाद ये मार्स के करीब पहुंचा। तो मैं यहां से अपनी जो डिस्कशन है वो मैं स्टार्ट करूंगा। सो वेयर इज मार्स पाथफाइंडर? राइट नाउ इट इज वेरी क्लोज टू मार्स, ठीक है। सो दिस इज द प्लैनेट मार्स, दिस इज द सरफेस ऑफ द मार्स। ये प्लैनेट है, ठीक है, और थोड़ा सा मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बात करने लगा हूं ताकि बात समझ में आए। एंड सपोज दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। मार्स का एटमॉस्फेयर वैसे इतनी दूर तक एक्सटेंडेड नहीं है, बहुत
उसकी कोई हाइट ज़्यादा नहीं है और उसकी डेंसिटी भी बहुत कम है, बट समझाने के लिए. एंड ऑल्सो कीप इन माइंड कि मार्स पाथफाइंडर वॉज पैक्ड इन अ शेल. इसको हम कहते हैं बैक शेल. मार्स पाथफाइंडर वॉज इन अ बैक शेल. इट वॉज पैक्ड इन अ शेल. मार्स पाथफाइंडर मिशन जो खलाई जहाज है उसके पीछे बैक शेल है और उसके आगे हीट शील्ड है, राइट. तो ये बंद एक सिस्टम है, समथिंग लाइक दिस. इस तरह की इसकी शेप है. सो इट कंटेन्स 2 पार्ट्स. ये वाला हिस्सा जो है इसमें खलाई जहाज मौजूद है. दिस इज कॉल्ड बैक शेल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड हीट शील्ड. हीट शील्ड क्या करेगी अभी मैं आपको समझाता हूं एंड यू विल बी सरप्राइज्ड. ये जो खलाई जहाज है ये जमीन से लॉन्च होने के बाद सीधा मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर होगा और जब ये मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर होगा इन 1997, मतलब हम माजी की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन होगी लाइक 17-18,000 किलोमीटर्स पर आवर. ऑलमोस्ट लाइक 17 और 18,000 किलोमीटर्स पर आवर. दैट वुड बी द स्पीड. हो सकता है कि वैल्यू को थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए. सो इतनी स्पीड से आप मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर होंगे और आपने लैंड करना है. मार्स का एटमॉस्फेयर अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ना होने के बराबर है, बट ये इतना जरूर है, इतना एनफ है कि फ्रिक्शन की वजह से ये स्पेसक्राफ्ट को रोकेगा. सो इट विल डीसेलरेट द स्पेसक्राफ्ट अ लॉट. और ये जो डीसेलरेशन है इसकी वजह से हीटिंग बहुत ज्यादा जनरेट होती है. सो मार्स का एटमॉस्फेयर जब इस हीट शील्ड के साथ टकराएगा स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को स्लो करेगा, साथ साथ हीटिंग बहुत ज्यादा जनरेट होगी जिसको ये हीट शील्ड बर्दाश्त करेगी. इवेंचुअली ये जो पूरा सिस्टम है ये मार्स के एटमॉस्फेयर में से गुजरते 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 काफी नीचे तक पहुंच जाएगा और जब इसकी स्पीड काफी कम हो जाएगी यानी तकरीबन लाइक 2000 किलोमीटर पर आवर के करीब करीब हो जाएगी. जैसे मैंने आपसे कहा हो सकता है थोड़ी सी वैल्यूज आगे पीछे हो जाए, मेरा मकसद सिर्फ प्रोसीजर समझाना है. 2000 किलोमीटर पर आवर के करीब करीब जैसी इसकी स्पीड होगी ये जो हीट शील्ड है इसको हम सेपरेट कर देंगे. सो दिस हीट शील्ड इज नो मोर नीडेड. और ये जो बैक शेल है इस बैक शेल के पीछे एक पैराशूट खुलेगा. दिस इज अ बिग पैराशूट. और ये जो बिग पैराशूट है ये फर्दर एवरीवन नोज कि पैराशूट का क्या काम है. सो द पैराशूट विल फर्दर स्लो द स्पेसक्राफ्ट डाउन. और ये पैराशूट जो है ये उसकी स्पीड को बहुत कम कर देगा. ड्यूरिंग दैट टाइम, अब आप ये जहन में रखना सारा सीक्वेंस, हीट शील्ड अलग हो चुकी है और पैराशूट खुल चुका है. ड्यूरिंग दैट सीक्वेंस स्पेसक्राफ्ट इस बैक शेल में से निकलकर हैंग करेगा. सो दिस इज द स्पेसक्राफ्ट इटसेल्फ. सो नाउ क्या सीक्वेंस बना, क्या तरतीब बनी. मार्स की सरफेस के बिल्कुल करीब हम पहुंच चुके हैं. ऊपर पैराशूट है, पैराशूट के नीचे बैक शेल है, बैक शेल के नीचे खलाई जहाज है और वो खलाई जहाज एक थ्रेड से या एक डोर से, एक रस्सी से लटक रहा है. और ये पूरा एक सिस्टम है जो मार्स की सरफेस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है. मार्स पाथफाइंडर ये है. दिस इज मार्स पाथफाइंडर मिशन. एंड देन जब हम मार्स की सरफेस के करीब पहुंचेंगे तो इस मार्स पाथफाइंडर स्पेसक्राफ्ट के अराउंड बैलून्स इन्फ्लेट होंगे. ठीक, एयर बैग्स कह लें या बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स कह लें, दैट वुड इन्फ्लेट. और उसके साथ साथ ये जो बैक शेल है इसके अंदर हमने रॉकेट्स फिट किए हुए जो कि फायर होंगे फर्दर स्पीड को स्लो करने के लिए. सो एट दैट टाइम हम बिल्कुल सरफेस के करीब पहुंच चुके हैं और ये जो मार्स पाथफाइंडर मिशन है बैलून्स के अंदर लिपटा हुआ ये अब मार्स की सरफेस पे लैंड करेगा. इधर से ये रस्सी कट जाएगी, ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं, ठीक है, रस्सी कट जाएगी. सो पैराशूट एंड द बैक शेल ये अलग होके गिर जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे एंड द मार्स पाथफाइंडर और वो बलून्स में लिपटा हुआ वो मार्स की सरफेस पे जाकर हिट करेगा एंड देन इट विल बाउंस एंड बाउंस एंड बाउंस एंड बाउंस. मैं आपको यहां पर एक इमेज दिखाता हूं और ये इमेज ये ना समझना कि मार्स से आया था. ये उस वक्त का इमेज है जी जब अर्थ के ऊपर हम इसकी टेस्टिंग कर रहे थे. सो हियर इज द इमेज. ये देखें जी, ये मार्स पाथफाइंडर इसके कहीं अंदर है और ये वो बलून्स हैं कि जिन्होंने इसको हर तरफ से कुशन किया हुआ है. और हमने जमीन पर इस तरह इसको गिरा गिरा के बहुत दफा चेक किया कि जी ये सब कुछ ठीक है कि नहीं. एंड देन द ह्यूमन इज देयर आल्सो. तो आप इंसान को देख सकते हैं कि जी इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूमन व्हाट वाज द स्केल ऑफ द एयर बैग्स और इसके अंदर स्पेसक्राफ्ट मौजूद है.
सो इट बाउंस्ड लाइक आई थिंक 14 टाइम्स, 10 to 14 टाइम्स इसने बाउंस किया, और 14 टाइम्स बाउंस करने के बाद जब ये रुका तो ये जो एयर बैग्स हैं जी, इसके अंदर से गैस जो है वो निकल गई, और गैस निकलने के बाद जब ये डिफ्लेट हो गए तो स्पेसक्राफ्ट वाज नाउ रेडी टू ओपन। अब ये जो ओपन की बात है ये भी सुन लें। स्पेसक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर था जी वो कुछ इस तरह से था। वी हैड अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं बेस पेटल, इसके साथ 3 और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स थे, समथिंग लाइक दिस। इसका इमेज भी मैं आपको दिखाता हूं। और ये जो सेंटर वाला जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर सारे इंस्ट्रूमेंटेशन है, एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि खलाई जहाज किसी भी ओरिएंटेशन में अगर मार्स पे पड़ा हुआ है तो जब वो खुलेगा तो सीधा ही खुलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि स्पेसक्राफ्ट उल्टा खुले, क्योंकि बेस पेटल के साथ 3 पेटल्स हैं, वो किसी भी पेटल पे अगर रुकेगा तो जब भी वो खुलेगा वो सीधा ही होगा। सो द स्पेसक्राफ्ट ओपनड अप, और स्पेसक्राफ्ट खुला, और जब वो खुला तो खुलने के बाद अब उसका जो एक स्ट्रक्चर था वो कैसा नजर आ रहा था। वंस अगेन जी मैं आपको एक इमेज शो करता हूं, और ये इमेज भी अर्थ पे लिया गया इमेज है। ये जी, व्हेन द स्पेसक्राफ्ट ओपनड अप ऑन द सरफेस ऑफ मार्स इट लुक्ड लाइक दिस। ये मार्स की तस्वीर नहीं है, ये स्पेसक्राफ्ट की तस्वीर है कि जी मार्स पे वो ऐसा खुला होगा। सो वी हैव 3 पेटल्स, आप देख सकते हैं जी, दिस इज पेटल नंबर 1, पेटल नंबर 2, पेटल नंबर 3, एंड देन दिस इज कॉल्ड बेस पेटल। द बेस पेटल contain all the instrumentation and the antenna and the cameras and everything, और ये इस तरह का। So the Mars Pathfinder mission opened up, और इस Mars Pathfinder mission ने फौरी तौर पे इमेजेस हमें भेजना शुरू किए और हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन भेजना शुरू की। मैं बात को ज़रा थोड़ा सा तेज़ी से आगे लेके जाता हूँ। इसके तीनों पेटल्स जो थे उन पे सोलर पैनल्स लगे हुए थे, सो इट वाज सोलर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट। और एक पेटल पे एक रोवर भी थी छोटी सी, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने किया। सो लेट मी शो यू द रोवर, लिटिल रोवर। दिस इज द इमेज ऑफ द रोवर। ओके जी, एंड दिस इज द एक्चुअल इमेज फ्रॉम द मार्स। दिस इज द रोवर। इस रोवर का नाम था सोजर्नर रोवर। दैट वाज द फर्स्ट रोवर टू अनदर प्लैनेट, सोजर्नर रोवर। अब आप अगर ये सवाल करेंगे तस्वीर किसने खींची, तो ये मार्स पाथफाइंडर स्पेसक्राफ्ट ने खींची, क्योंकि जो रोवर है वो उसकी पेटल पे से उतरने के बाद आगे की तरफ चला गया। सो दैट इज द रोवर, सोजर्नर रोवर, और ये इसने अपनी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की। सो नाउ आप ये कह सकते हैं कि जी मार्स की सरफेस पे 2 खलाई जहाज थे, वन वाज द पाथफाइंडर मिशन एंड द अदर वन वाज सोजर्नर रोवर। एंड ये जो इमेज मैंने आपको दिखाया ये रियल इमेज है, और ये मार्स से हमें मिला। और अब जो इमेज मैं आपको दिखाने लगा हूँ, एट दैट टाइम जब ये इमेज हमने 1997 में देखा था, लिटरली गूज बम्प्स, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाना, और वो अभी भी मेरे साथ हो रहा है, बिकॉज मुझे वो सारा इरा याद आ रहा है। बिकॉज जब ये सब कुछ हुआ तो मैं डेफिनेटली आई वाज वेटिंग, एवरीवन वाज वेटिंग कि इंटरनेट पे इमेजेस आए और एवरीथिंग। अब मैं इमेज आपको जो दिखाने लगा हूं, आप इस इमेज पे जरा एक फोकस करना, जरा दिलो जान से इसको देखना ही क्या चीज है। सो दिस इज द रैंप एक बेसिकली एक समझ लें कि एक रास्ता था जो खुला, जहां से रोवर उतरा नीचे। दिस वाज द रैंप, और ये रियल इमेज है, मार्स की सरफेस से रियल इमेज है। और यहां से रोवर उतरा और चलता चलता, दिस इज द रोवर एंड इट इज एनालाइजिंग अ रॉक। सो आई थिंक दिस इमेज इज अमेजिंग इमेज, जिसमें एक रोवर मार्स की सरफेस पे एक रॉक को एनालाइज करते हुए आप देख सकते हैं। जिस खलाई जहाज से वो निकला है वो भी आप देख सकते हैं, एंड दिस इज द सोजर्नर रोवर। अच्छा, और एक और चीज नोट करें कि जहां पर मार्स पाथफाइंडर मिशन उतरा वहां पर काफी रॉकी एरिया है और बहुत ज्यादा शार्प रॉक्स मौजूद हैं। सो होपफुली कि जी हम जब ये उतरा तो हमने इसके एयर बैग्स को पंक्चर नहीं किया और एवरीथिंग वेंट फाइन। सो एक और इमेज मैं आपसे शेयर करता हूं। ये वो इमेज है जी जो मार्स के लैंडस्केप का इमेज है। मार्स पाथफाइंडर ने क्या देखा व्हेन इट लैंडेड। दिस इज द इमेज बाय, इसको हम कहते हैं पैन कैम, पैनोरामिक कैमराज होते हैं जो कि सरफेस को देखते हैं। सो ये जी मार्स की सरफेस, और जब ये इमेज हमारे पास आया
सो बड़ा रॉकी रीजन है जी। अब मैं आपको उसका डिटेल भी बता देता हूँ। ये बड़ा जो रॉकी, ये 2 पहाड़ भी आप देख सकते हैं डिस्टेंस में। जब ये इमेज आया तो ये इमेज सरफेस से हमें 21 साल बाद मिला था। लाइक वाइकिंग्स के बाद पहली दफा मार्स की सरफेस से हमने ये इमेज हासिल किया था। अब ये जो मार्स पाथफाइंडर मिशन था जी, ये सोलर पावर्ड है। और सोलर पावर्ड मिशंस जो होते हैं, मार्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उनका सबसे पहला जो इशू होता है वो ये होता है कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है, बेशक वो बहुत कम है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर इतना है, इतना काफी है कि वो मट्टी उठाता है। यानी जब हवा चलती है तो मट्टी उठती है, मार्स की सरफेस से मट्टी उठती है। जैसे हमारे यहाँ तूफान उठते हैं, मट्टी के तूफान आते हैं, इसी तरह मार्स की सरफेस पे भी होता है। तो वो जो मट्टी होती है वो स्पेसक्राफ्ट के जो सोलर पैनल्स हैं उनके ऊपर बैठ जाती है, और वक्त के साथ साथ सन की लाइट जो है वो कम होती चली जाती है जो खलाई जहाज तक पहुंचती है, और आस्ता आस्ता वो खलाई जहाज अपनी पावर लूज करता है। तो ये सोलर पावर्ड खलाई जहाज जो होते हैं, इनकी बहुत कम एज होती है, कुछ दिन कुछ महीने होती है, उसके बाद ये काम नहीं करते। हमें पता था कि ये जो पाथफाइंडर मिशन है और सोजर्नर रोवर है, इसने कितनी देर काम करना है, तो हमने डिज़ाइन भी उसको इसी हवाले से किया था। सोजर्नर रोवर वॉज डिज़ाइन टू वर्क फॉर 30 days, रादर 30 सोल्स। SOL, सोल इज मार्शन डे। मरीख का जो दिन होता है उसको हम सोल कहते हैं, और आपको पता है मार्स का जो दिन है वो हमारे दिन से 37 मिनट्स ज़्यादा है। हम 24 आवर्स का एक दिन है, वहाँ 24 घंटे 37 मिनट का एक दिन है। सोजर्नर रोवर वॉज डिज़ाइन टू वर्क फॉर फ्यू डेज, और मार्स पाथफाइंडर भी कुछ महीनों के लिए हमने उसको डिज़ाइन किया था। अब इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं जी, इन्होंने क्या चीज़ तलाश की, वो मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करने लगा हूँ क्विकली, ताकि फिर हम उसके हवाले से बात कर सकें। मैंने कुछ और पेज पकड़ना था, और वंस अगेन मेरे हाथ में ये वाला पेज आया। दैट वाज अमेजिंग टेक्नोलॉजी, राइट? क्या बात है जी, ज़बरदस्त। यानी आप किसी खलाई जहाज़ को एयर बैग्स में बंद करके मरीख पे फेंक रहे हैं। दैट इज़ अमेजिंग। और अभी जैसे मैंने कहा ना, मैं टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा। जब ये खलाई जहाज मार्स की सरफेस से टकराया, दैट वाज सो मच डिसेलरेशन, दैट वाज सो मच शॉक। ये ऐसे ही है जैसे आपकी गाड़ी बहुत तेज जाते हुए कहीं टकरा जाए, तो आप सोचें आपकी हर चीज़ पे कितना शॉक लगेगा। तो आपके खलाई जहाज में जितने सिस्टम्स हैं उनको ख़राब भी नहीं होना चाहिए ना, ऐसा ना हो कि वो बाउंस करके ख़राब हो जाएं। सो कैसा कमाल है कि आपने बाउंस भी करवाया और खलाई जहाज ठीक ठाक था, उसमें कोई मसले भी नहीं थे। एंड देन मार्स पाथफाइंडर मिशन ने काफ़ी सारे फर्स्ट देखे। ये पूरा जो सीक्वेंस था, ये 7-7.5 मिनट में वो मार्स पे उतर गया, एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, मार्स पे उतर गया। 7-7.5 मिनट का टोटल टाइम था। और जिस रीजन में मार्स पे हमने इसको उतारा, ये जो आपने पथरीला इलाका देखा, ये वो इलाका है जहां पर हमारा ख्याल है कि किसी ज़माने में वाटर फ्लो किया करता था, और हमारे सारे मिशंस उन रीजन्स में स्पेशली हमने लॉन्च किए हैं, वहाँ पर लैंड करवाए जहाँ पर पानी या तो रुका हुआ रहता था या बहता था। क्योंकि हमारा ख्याल ये है, और आई थिंक राइटली सो, कि मार्स के ऊपर पानी जो है वो था, क्योंकि उसके बहने के निशानात नज़र आते हैं, और भी बहुत सारे प्रूफ्स अब मिल चुके हैं हमें। अब ये बहस हमारे पास तकरीबन कंफर्म हो गई है। और हाँ, अगले लेक्चर्स में मैं आपको मार्स पे जो आइस मौजूद है, बर्फ मौजूद है, पानी की बर्फ, मैं उसके इमेजेस दिखाऊंगा कि कैसे वो सब्लिमेट होती है। दैट वाज अगेन अमेजिंग। यानी मार्स की सरफेस पे बर्फ पड़ी हुई, और फिर वो कैसे सब्लिमेट हो रही है, कैसे वो आस्ता आस्ता गैशियस फॉर्म में जा रही है, ये मैं अगले लेक्चर्स में आपको दिखाऊंगा, आज नहीं। अच्छा जी, ये जो रीजन है जहां मार्स पाथफाइंडर मार्स के ऊपर उतरा है, ये रीजन वो है जहां पर पानी हुआ करता था, पानी यहां आया करता था, रुक जाया करता था, और इस रीजन का नाम है जी क्रिसी प्लानेशिया। ये क्रिसी प्लानेशिया रीजन है। और जो फाइंडिंग्स हैं मार्स पाथफाइंडर की, वो मैं आपसे जल्दी जल्दी शेयर करता हूँ। ये देखें जी, मेरे हाथ में कुछ रिसर्च पेपर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के। मैं इसमें से कुछ चीज़ें हाईलाइट करके लाया हूँ जो मैं आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि मुख्तसर टाइम में मैंने बात को आगे पहुँचाना होता है जी। अब मैं थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे शेयर करने लगा हूँ। मार्स पाथफाइंडर मिशन जो है जी, इसने ये ऑलमोस्ट कंफर्म किया कि जिस रीजन में ये उतरा है वहाँ पर किसी ज़माने में वाटर फ्लो हुआ करता था। कैसे कंफर्म किया? पानी की प्रेजेंस में कुछ मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, कुछ केमिकल्स वहाँ पर डिपॉजिट होते हैं और बनते हैं,
वो इंडिकेट करते हैं कि यहां पर पानी हुआ करता था। तो हमने पानी तो बहते हुए नहीं देखा, अब तो हर चीज ऐसे ड्राई है, लेकिन हमने वो केमिकल्स वहां पर देखे जो पानी की ही प्रेजेंस में डिपॉजिट हो सकते हैं। तो इससे हमें पता चला कि जी वाटर वहां पे मौजूद था। ये सोजर्नर रोवर की जहां तक बात है जी, इसके ऊपर स्पेक्ट्रोमीटर्स लगे हुए थे। स्पेक्ट्रोमीटर क्या चीज होती है? स्पेक्ट्रोमीटर आसान लफ्जों में बताने लगा हूं, वरना तो किताबों की किताबें खुल जाएं तो फिर तो लंबी बहस में हम चले जाएंगे। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज की कंपोजिशन बता सकता है आपको कि जी ये जो रॉक है, ये जो पत्थर है, या ये जो भी चीज है, ये इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर मिनरल्स कौन से हैं, एलिमेंट्स कौन से हैं, कंपाउंड्स कौन से हैं, वो आपको बता सकता है। तो ये जो सोजर्नर रोवर है जी, इसने बहुत सारे मिनरल्स को डिटेक्ट किया। और ये जहन में रखें कि सोजर्नर रोवर कम्युनिकेट कर रहा था पाथफाइंडर से, पाथफाइंडर कम्युनिकेट कर रहा था अर्थ के साथ। तो अगर सोजर्नर रोवर ने हमसे कम्युनिकेट करना है तो पाथफाइंडर मिशन के थ्रू करना है। अगर वो जो मेन स्पेसक्राफ्ट है वो काम नहीं करेगा, इवन सोजर्नर रोवर इज फाइन, तो हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सोजर्नर रोवर 11 kg की थी टोटल और 75 सेंटीमीटर्स बड़ी थी, सो इट वाज दिस बिग। और मार्स पाथफाइंडर मिशन ने पहली मर्तबा मार्स की सरफेस पर साइक्लोन्स देखे, डस्ट डेवल्स। ये आप मैदानी इलाकों में देखें ना, हवा का एक चक्कर सा चलता है जो अपने साथ मट्टी उठा लेता है। हवा का एक ऐसे गोल चक्कर सा चलता है, आप कभी ट्रैवल कर रहे हो ना गाड़ी पर भी, तो मैदानी इलाके में हवा का एक चक्कर सा ऐसे चलता है जो अपने साथ मट्टी उठाते हैं, इसको कहते हैं डस्ट डेवल्स। तो मार्स पर डस्ट डेवल्स भी हैं। अब ये सारी बातें जहन में रखना। वो मार्स का एटमॉस्फेयर जो ना होने के बराबर है, वो क्या क्या कर रहा है? मट्टी उठा रहा है, डस्ट डेवल्स बना रहा है, देखें। और स्पेसक्राफ्ट को इतना उसने रेजिस्ट किया है कि स्पेसक्राफ्ट की हीट शील्ड जो है वो इंतहाई गर्म हो गई। यानी ये जो एटमॉस्फेयर ना होने के बराबर है, इसने भी अजीब अजीब कमाल करने शुरू किए हैं। और पैराशूट खुला, तो इसका मतलब है पैराशूट का ताल्लुक तो एयर से होता है ना। इतना एटमॉस्फेयर है कि पैराशूट इफेक्टिव हो और वो डिसेलरेट कराए स्पेसक्राफ्ट को। सो डस्ट डेविल्स हमने डिस्कवर किए मार्स पाथफाइंडर मिशन की मदद से। और इस बात को अगले संडे तक याद रखना, ये जो डस्ट डेविल्स हैं इनके हवाले से बड़ी जबरदस्त चीजें मैंने आपसे शेयर करनी है। अच्छा जी, और जहां पर मार्स पाथफाइंडर मिशन मार्स पे उतरा, अब ये जो बात करने लगा हूं ये भी सुनना। वहां पर रात का टेम्परेचर, एट नाइट द टेम्परेचर वॉज -100 डिग्री सेल्सियस, और दिन के वक्त टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो इतनी वेरिएशन मार्स के टेम्परेचर में है। और ये क्यों है? क्योंकि मार्स के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, थिक एटमॉस्फेयर नहीं है जो सन की हीट को होल्ड कर सके और अपनी रात को, नाइट टाइम को बहुत कोल्ड होने से बचा सके। तो आपका जो प्लैनेट अर्थ है, ये जो दिन के वक्त और रात के वक्त टेम्परेचर में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ योर एटमॉस्फेयर एंड द वाटर यू हैव इन योर ओशंस। मार्स के पास दोनों नहीं है, सो बहुत वाइड टेम्परेचर वेरिएशंस हैं। दिन बहुत ज्यादा 100 डिग्री गर्म है और रात 100 डिग्री पीछे है, यानी -100 एंड 0 डिग्री सेल्सियस। सो दैट वाज। और एक और चीज यहां पर मैं बात करने लगा हूं, अब जो मैं बात करने लगा हूं ये थोड़ा सा स्पार्क करेगी किसी बात को, लेकिन थोड़ा सा ना मैं आपसे डिमांड करूंगा ठंडे दिल से इस बात को सुनना। बहुत सारी चीजें हम गलत फहमी का शिकार होते हैं, और थोड़ा सा इसको ठंडे दिल से सुनना, एकदम रिएक्ट नहीं करना, नहीं 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 नहीं। ठीक है, चले आप करेंगे भी रिएक्ट तो आपका हक है, आप कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनना। मार्स एट दैट टाइम जब पाथफाइंडर उस पर उतरा, तो मार्स का जो डिस्टेंस था अर्थ से वो इतना था कि सिग्नल्स को आने में 20 मिनट लगते थे। यानी जो आपकी रेडियो कम्युनिकेशन है पाथफाइंडर के साथ, आप सिग्नल भेजेंगे तो 20 मिनट में उधर पहुंचेंगे, वो सिग्नल भेजेगा तो 20 मिनट में, यानी आप उसको कमांड देंगे तो आपको वापस का पता चलेगा 40 मिनट के बाद। ऐसी सूरत हाल में आप रोवर को, सोजर्नर रोवर को रिमोट कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी वीडियो गेम की तरह या किसी बच्चे की रिमोट कंट्रोल कार की तरह उसको मरीज की सरफेस पे चला नहीं सकते। पत्थर आ गया, हट जाओ, अब इधर आ जाओ, अब इधर ये नहीं कर सकते। सो आपने रोवर को खुद समझाया कि जी जब पत्थर आ जाए सामने, खुद हट जाना, खुद उसके ऊपर से गुजर जाना, खुद डिसीजन लेना। सो इट वाज लाइक
एआई जिसको आप कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वर्ड है वो बेसिकली हमने ऑटोनोमस नेविगेशन जो है वो हमने पहली दफ़ा मार्स के रोवर्स को हमने सिखाई है। ठीक है, अब यहाँ दो बातें मैं करने लगा हूँ जिस पे मैंने आपसे कहा था जी ज़रा ठंडे दिल से सोचना और मुझे फिर बताना। पहली बात, एआई इज़ नॉट न्यू, क्योंकि हम पहले से इसको यूज, ऑटोनोमस नेविगेशन हमने सोजर्नर रोवर को दी हुई थी, खुद डिसीजन लेना। एंड द सेकेंड थिंग इज AI does not exist. Even today it does not exist. ये जो आप जिसको AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक पब्लिसिटी गिमिक है, लोगों को फंसाने का, लोगों को बेवकूफ बनाने का एक गिमिक है। मेरी इस बात को आज क्वेश्चन आंसर सेशन में बेशक आप एड्रेस ना करें, मार्क्स तक फोकस रखें, इस बात पे ना बाद में कभी डिटेल में हम बात कर लेंगे, लेकिन ये पब्लिसिटी स्टंट है और गिमिक है जिससे हम बहुत सारी चीजें कमा रही हूँ। कि आपको पता है ना हमने क्या करना होता है, अवाम को बेवकूफ बना के पैसे निकालने होते हैं, बस हमने ये करना है और कुछ भी नहीं करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती, इंटेलिजेंस क्या होती है, आखिरी बात करने लगा हूं, बस फिर Q&A सेशन की तरफ जाएंगे। इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि अगर मेरे पास 10 चीजें हैं, 10 बातें मेरे जहन में हैं, मैं 11वीं बात बना लूं, 12वीं बात बना लूं, दैट इज माई इंटेलिजेंस, राइट, दैट इज इंटेलिजेंस। लेकिन अगर उन 10 चीजों में से सर्च करके मैं आपको कुछ दे दूं, दैट इज नॉट इंटेलिजेंस, दैट इज अ गुड सर्च इंजन। सो AI जिसको आप कह रहे हैं, इट इज नॉट AI, इट इज अ गुड सर्च इंजन। आप जब इंटरनेट को सर्च करते हैं तो काफी बड़ा है इंटरनेट, आप सर्च करते रह जाते हैं। अब वो सर्च इंजन हैं जिसमें आप कहते हैं कि जी मुझे जरा ये ढूंढ के देना, और वो जल्दी से ढूंढ के आपको दे देता है। सो एक्चुअली इट इज अ गुड सर्च इंजन, इट इज नॉट AI। एंड इफ इट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आप इससे वो बात पूछें जो आज से पहले कभी हमने डिस्कवर नहीं की, ये वो नहीं बताता आपको। ये सिर्फ डिस्कवर्ड चीजों को सिफ्ट करके आपको बता देता है कि जी चूंकि ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है, तो आप खुद सोच लेंगे कैसा है। लिहाजा जिसको आप AI कह रहे हैं, ये सिंपल कंप्यूटर की वर्किंग है, प्रेजेंट डेटा के ऊपर एनालिसिस है, जो कि हमने सोजर्नर रोवर को भी सिखाई हुई थी और बाद की रोवर्स को भी हमने सिखाई कि जी अगर सामने पत्थर हो, देखना, कैमरे से देखना और फिर साइड से चले जाना। सो दैट वाज द डिसीजन एट दैट टाइम, दैट वाज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रादर इट वाज जस्ट अ कंप्यूटर थिंग, जो कि कंप्यूटर हमेशा से कर रहा है। तो एक बात ये है, तो मैं आज आखिरी बात करके बस यहां पर बात को रोकूं। एक तो AI के चक्कर में मत आए, ठीक है, ये मार्स से बात यहां पहुंच गई, AI के चक्कर में मत आए। बराए मेहरबानी अपनी जॉब्स पर, अपने जो आपने जो लिखना है, जो आपने प्रोड्यूस करना है, उसको खुद करें। ये आप जो है ना, ये जो चैट GPT शिपिटी है, इससे मत करवाएं। ये बिल्कुल फजूल आंसर्स हैं सारे के सारे, और इसके किसी काम के नहीं है। अगर किसी को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं माजरत के साथ, तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स इतना नॉलेजफुल नहीं है कि उसको ये बातें भी अजीब और अच्छी लग रही हैं। सो मैंने सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया, वो मुझे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करती है, ना चैट GPT, ना कोई और चीज़। वट एवर आई राइट माई सेल्फ। सो एवरीथिंग जो मेरे पास लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं ही कर रहा हूँ। इसके पीछे कोई ये AI किस्म का कोई गिमिक नहीं है, ना मुझे ये चीज़ें पसंद हैं। इंसान ही है, कंप्यूटर उसकी हेल्प करता है, दैट इज़ इट। सो मैं बात को यहाँ रोकता हूँ जी। सो मार्स पाथफाइंडर मिशन वॉज अमेजिंग मिशन, और इसने हमें डस्ट डेविल्स भी दिखाए, पानी की प्रेजेंस थी काफ़ी पहले, ये इसने कंफर्म किया। और डायरेक्ट लाइफ की डिटेक्शन के लिए हमने इसमें कोई टूल्स लगाए नहीं थे, लिहाजा उस पर हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इसने लाइफ के बारे में हमें कुछ कहा कि नहीं। पास्ट में पानी था, ये इसने कंफर्म कर दिया। बहुत सारी और मिनरल्स और चीजों मिशन इसने की है, एंड इट वाज एन अमेजिंग मिशन। इतना अमेजिंग मिशन है कि आज भी मरीख का नाम आता है तो जहन में पहली चीज जो आती है वो मार्स पाथफाइंडर मिशन आता है, बाद में कोई और चीज आती है जी। बहुत शुक्रिया जी। आई विल स्टॉप हियर एंड आई विल वेट फॉर योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही शानदार लेक्चर पहले की तरह। और आपने जिस तरह से पहले कुछ मिशन का बताया था कि जिस तरह से उन्होंने लैंड किया और किस तरह से अपना काम शुरू किया, आज मार्स पाथफाइंडर जो था इसने जिस तरह से काम किया, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया।
थैंक यू। और ये इस हवाले से बहुत अच्छी सीरीज है कि आप इसमें मुख्तलिफ मिशन जो हैं उनको लेकर डिस्कस करते हैं। जी हाँ जी। तो जितने भी सामीन हैं, ज़्यादातर जो सामीन हैं उन्होंने इन मिशन के बारे में अगर पढ़ा भी होगा तो चीज़ा इन्फॉर्मेशन जी दी होगी। जी तो आपने इनको डिटेल में समझाया, तो हम सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर इस हवाले से। थैंक यू। तो मैं चाहता हूँ कि सौरभ जॉब के सेशन की तरफ आया जाए। तो जी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हैंड रेस कर लें, और ताकि फिर वो अपना सवाल पूछ सकें। जी, अब्बासी साहब हमेशा से हमारे लेक्चर में हमारे साथ होते हैं। तो इस दफा फिर वो अपने सवाल के साथ आए हैं। प्लीज अब्बासी साहब सवाल पूछिए। शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, ये सुना था कि मरीज पे जो माहौल है उसको बेहतर बनाने के लिए वहाँ पे कोई बम, एटम बम टाइप या मिसाइल्स टाइप कुछ ऐसा सीडिंग टेक्नोलॉजी सीड किया जाएगा वहाँ पे, जिससे वहाँ का माहौल ज़्यादा जल्दी से रहने के लायक हो सकेगा। सर इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। जी हाँ, असल में वो बीच में मैंने लेक्चर के बीच में भी जिक्र किया कि मार्स के ऊपर पानी आज फ्रोजन फॉर्म में है, यानी पानी लिक्विड फॉर्म में तो नहीं, फ्रोजन फॉर्म में है। तो एक वाइल्ड आइडिया ये है कि अगर आप मार्स के उन रीजन्स में जहाँ पानी फ्रोजन फॉर्म में है, अगर आप वहाँ कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते, बॉम्ब चलाते हैं, तो वो सारा पानी इवेपरेट होके एटमॉस्फेयर में आएगा एंड यू विल बिल्ड अ न्यू एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। लेकिन हमारी कैलकुलेशन में हर पॉसिबिलिटी इंक्लूड नहीं होती है। सो पता नहीं हम ऐसा करेंगे कि नहीं, और अगर करेंगे भी तो कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये डिबेट ही हो सकती है। बट दैट वाज द आइडिया कि जो जमी हुई बर्फ़ है और जो डिपॉजिट हुई हुई है वो कहाँ पर है बर्फ़, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बताऊंगा। मार्स के कौन से इलाके में हमने उसको बाकायदा स्क्रैच भी किया जाके उस बर्फ़ को, तो उसको हम गर्म करें न्यूक्लियर वेपन से और एटमॉस्फेयर बनाएं। इसको कहते हैं टेराफॉर्मिंग। तो ये एक आइडिया है। अब मेरा ख्याल है जी इस पे बहुत लंबी बहस हो सकती है कि ये मुमकिन है कि नहीं है, बट वाइल्ड आइडिया है बिल्कुल। तो सर उसके साथ तो फिर तापकारी भी तो फैल सकती है ना वहाँ पे, रेडिएशन। बिल्कुल 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 ऐसे ही है जी। एटॉमिक एक्सप्लोजन्स के साथ रेडिएशंस तो लाजमी होती हैं। ये तो आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। शुक्रिया जनाब। थैंक यू थैंक यू। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। अब्बासी साहब जो हैं वो शबे फल्किया से बहुत पुराने हमारे साथ टच हैं, और बहुत अच्छे एस्ट्रो फोटोग्राफर भी हैं। जी हाँ जी। गवर्नमेंट की तस्वीर भी हम देखते रहते हैं। तो अच्छा, आयशा नदीम हैं, उन्होंने हैंड रेज किया था, वो कुछ पूछना चाह रही हैं, प्लीज। आयशा नदीम ने हैंड रेज किया था। अगर किसी और को कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं इस हवाले से। सर ये जो मिशन था इसका टोटल दौरानिया कितना था, कितने अर्से तक ये चलता रहा, और उसके हमें जो है डाटा इससे मिलता रहा सर? आई थिंक 160 सोल्स तक था। 160 मरीखी जो दिन है, 160 170 इतना ही था। और यकीनन वो सोलर पावर्ड बैटरीज हैं, जब वो ख़त्म हो जाएंगी तो डेफिनेटली हमारा सारा वो कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगी। जी जी बेहतर सर। सर ये यासिर सुफैल साहब हैं, जो कि हमारे लेक्चर में जो मार्च सीरीज है में शुरू से हमारे साथ शामिल हैं, और अमेरिका से हमें ज्वाइन करते हैं ये। तो जी यासिर भाई प्लीज क्वेश्चन कीजिए। Alaikum sir, Assalamualaikum to भाई। जी Question अस्सलाम नहीं, वालेकुम। सिर्फ just इतना ही कहना था कि very informative series। आपने जिक्र किया कि 70 minutes of pictures आए, और it was very nice to see something different। I believe कि मैंने जब Pathfinder के बारे में पढ़ा था या सुना था, I was in high school, और documentary हमारे National Geographic TV पे आते थे, तो that was my first time learning about anything about Mars world। Anyways, ज़्यादातर मैंने कभी इतना फोकस नहीं किया कि वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन जो साइंस है उस पर इतना कभी फोकस नहीं किया। पर आई रियली अप्रिशिएट कि आप अपना टाइम लेते हैं और साइंस को एक्सप्लेन करते हैं, ताकि वो ज़्यादा समझ आए कि व्हाई आर वी डूइंग दिस। एनीवेज वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर इंशाल्लाह।
next year जो next lecture होगा I will definitely join again and thank you I think वहाँ पर थे जिन्होंने मैसेज किया लिंक के बारे में और फिर उसके बाद I think मेरी नोटिफिकेशन भी मुझे मिल गई थी तो thank you so much. थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मार्स पाथफाइंडर मिशन वाज डेफिनेटली अमेजिंग मिशन। और आप हाई स्कूल की बात कर रहे हैं, एट दैट टाइम मैं भी कॉलेज में था और हमें पता था कि जी मिशन होने वाला है और हम इंतज़ार भी कर रहे थे कि जी इमेजेस आएंगे। और जब इमेजेस हमें मिले, अच्छा ये जो इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, खैर अब तो इंटरनेट से मिल गए, उस वक्त ये इमेजेस कैसे मुझ तक पहुँचे थे, उस वक्त मेरे पास इंटरनेट की फैसिलिटी घर पे नहीं थी, तो मेरे एक फ्रेंड के पास इंटरनेट की फैसिलिटी थी। उस वक्त काफ़ी मतलब बहुत कम जगहों पर ये इंटरनेट आया था, इवन पूरे सिटी में भी नहीं था और थोड़ा एक्सपेंसिव भी था, कुछ लोगों ने लिया था। मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि जी वो कुछ इमेजेस आप डाउनलोड करें। आई वॉज इन अनदर सिटी, ही वॉज इन अनदर सिटी, दोनों सिटीज़ बलूचिस्तान की ही हैं लेकिन हम डिफरेंट सिटीज़ में थे। उसने इमेजेस डाउनलोड किए, मुझे पोस्ट किए, 2 या 3 डेज़ के बाद मुझे इमेजेस मिले। और जब इमेजेस मुझे मिले, मैंने वो एनवलप खोला तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे पता नहीं शायद मार्स पाथफाइंडर नहीं, मैं खुद मार्स पे उतर गया हूँ। सो दैट वाज रियली रियली अमेजिंग। और आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग इसके पीछे है वो आज भी हमें फैसिनेट करती है। मैं तो बड़ी, मेरे लिए तो एक हैरत अंगेज़ ये चीज़ है कि कैसे एयर बैग्स में आपने उस चीज़ को बंद किया। और ना सिर्फ ये कि ये मार्स पाथफाइंडर मिशन, बल्कि यहाँ से जब हमने टेक्निक सीख ली तो हमने इसको अगले मिशन पे भी इम्प्लीमेंट किया, जिसका जिक्र इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में आएगा। सो दैट इज़ स्टिल अ ग्रेट टेक्निक। अगर आपके स्पेस क्राफ्ट बहुत हैवी नहीं है, लाइट हैं, तो आप ये 320 kg का था मार्स पाथफाइंडर। सो इस रेंज के स्पेस क्राफ्ट्स को आप एयर बैग्स में बंद करके भी लैंड करवा सकते हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमने सीखी थी वहाँ से। सो थैंक यू वेरी मच जी, आपने अप्रिशिएट किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया यासर भाई, आप ने जिस तरह से ग्रुप और उसकी जो सरगर्मियाँ हैं उसकी हौसला अफजाई की है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि सर आपसे ये भी मैं चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था कि ऑडियंस को भी ये चीज़ इस हवाले से इन्फो हो जाए कि जो भी मिशन हम भेजते हैं तो उसका एक खास दौरानिया होता है, उसके बाद वो जो मिशन है उससे हमारा एक तो रास्ता भी रहता है। लेकिन अगर कोई स्पेस मिशन जिस तरह वॉयेजर 1 और 2 है, उनका तो एक डिस्टेंस का इशू है, दूसरा उनके बैटरीज का था कि वो अब हमसे डिस्कनेक्ट होने वाले हैं या तकरीबन हो चुके हैं। तो ये जो मिशन हैं ये मार्स के सरफेस पे जो मौजूद है, तो कौन से ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो मिशन की जो एज है उसको लिमिटेड करते हैं? जी ये बिल्कुल, ये जैसे मैंने आपसे कहा कि मार्स पाथफाइंडर मिशन वाज सोलर पावर्ड मिशन। ये आप देख सकते हैं ना, इसके जो पैटल्स हैं ये सारे सोलर पैनल्स हैं और मार्स की जो डस्ट है वो इसके ऊपर एक्यूमुलेट होती है। तो जब सोलर पैनल्स के ऊपर डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है तो फिर ये पावर नहीं जनरेट करते। तो जहाँ ये सोलर पावर ख़त्म हो जाएगी, जब पावर जनरेट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली इसके अंदर हीटर्स लगे होते हैं, क्योंकि मार्स का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ठंडा है, तो हीटर्स इसको गर्म रखते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स को। हीटर्स काम नहीं करेंगे तो आपके कंप्यूटर्स फेल हो जाएंगे, आपके इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाएंगे, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी और स्पेसक्राफ्ट ख़त्म हो जाएगा। सो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट फेल ना भी हो तो हीटर्स के बंद होने से सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सोलर पैनल्स के ऊपर जो मट्टी जमा हो जाती है, ये सब उसकी वजह से ख़त्म होता है, जितने भी सोलर पावर्ड खलाई जहाज मरीख के ऊपर हमने भेजे हैं। जी बेहतर सर। तो सर ये भी पॉसिबल है कि जो नेक्स्ट मिशन हैं उनमें किसी तरह से इनकी सफाई का ऐसा बंदोबस्त किया जा सके कि जो डस्ट है वो साफ होती रहे, ब्रशेस वगैरह को इस तरह का कोई सिस्टम आ जाए तो जिससे इनकी जो एज है वो बढ़ाई जा सके। इस पॉसिबल? ये एक ऐसा पॉइंट है वाह भाई, जिस पर ना पूरी दुनिया के लोगों ने ना नासा का बहुत मजाक भी उड़ाया था कि जी ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिशन भेज सकते हैं लेकिन सोलर पैनल्स पे ब्रशेस नहीं लगा सकते। तो इसका आंसर जो है ये नासा वाले दें ना तो बेहतर है। मैं इसके बारे में क्या कहूँ कि उन्होंने ऐसा कोई बंदोबस्त क्यों नहीं किया, ये जो नासा वाले हैं इनसे पूछे जरा। क्वेश्चन सही है, सही कह रहे हैं आप। तो होता ये कि आप जितनी चीजें ऐड करते हैं
छोटे छोटे मैकेनिज्म अगर वाइपर वगैरह यूज़ करने से उससे वो साफ कर लें या कुछ ऐसा कर लें, वो जो मिशन के जो मेन पर्पस होता है उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना करना शुरू कर देता है। तो जो मिशन डिज़ाइनर्स होते हैं जब वो बनाते हैं इन चीज़ों को देख के ही बनाते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली आई थिंक इट वाज याद नहीं आ रहा कौन सा रोवर था कि उनका भी यही मसला आ रहा था कि बेसिकली सारा कुछ जो था वो डस्ट से कवर हो गया, लेकिन वहाँ पे एक स्टॉर्म आया तो उसने बेसिकली उसको क्लीन कर दिया। तो अनदर थिंग आई वांट टू से दैट कि क्योंकि वहाँ पे ये सोलर पावर भी है, लेकिन उसके अलावा ये है कि वहाँ जो उनके जो बेसिकली वॉज द फर्स्ट मिशन के जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ें सीखना शुरू की एक्चुअली कि वो जो व्हील्स थे वो एक्चुअली वो वहाँ पे वो जिस तरह की टेरेन है वहाँ से वो भी ख़राब होने शुरू होते हैं। फिर उसके बाद वो जो दूसरी चीज़ें होती हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। वन थिंग आई वांट टू से कि जो जितने भी नासा के मिशन होते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक क्या आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और एक आपका बेसलाइन ऑब्जेक्टिव या मिनिमम जो ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसीलिए जो मिनिमम ऑब्जेक्टिव होता है उसमें अगर आप साइंस अचीव कर लेते हैं तो दैट मीन कि आपने अपना जो आपके जो पैसे लगे हैं वो पूरे हो गए, लेकिन ऑब्वियसली वो जो मिशन है वो काफ़ी देर तक ऐसे चलता रहता है। एक और जो जितनी भी हम लोग ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उससे टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। आई एक्चुअली आई वाज लकी इनफ टू एक्चुअली वर्क ऑन नासा का जो भी नया मिशन जो मार्स टेम्परेरी मिशन है उस पर थोड़ा सा मैंने काम किया हुआ है, उसके जो CCRS पे जो बेसिकली जिसका काम ये था कि वो जो नासा के जो रोवर्स अभी सैंपल्स दे के ट्यूब के अंदर वहाँ पे रख रहे हैं उसको वापस लेके आना है। तो बेसिकली हमारा काम ये था गारो स्पेस फ्लाइट सेंटर में कि हमें एक ऐसी चीज़ बिल्ड करनी थी कि जो कि हम लोग उसे स्पेस में ही उसको सैंपल्स को पिक करें, क्योंकि वहाँ से रॉकेट से स्मॉल रॉकेट से वो लॉन्च होगा मार्स से, फिर उसके बाद स्पेस में आके आपको उसने कैप्चर करना है उसको वापस लेके आना है। लेकिन जो डिज़ाइन हम लोग बना रहे थे तो सो कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज उसमें इतनी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है कि कोई कंटेमिनेशन ना हो जाए, किस तरह उसको आपने वो सेव करना है और उसके बाद वापस आपको अर्थ की तरफ आना है। तो वो डिज़ाइन एक्चुअली इतना अच्छा नहीं था तो दे हैड टू एक्चुअली कैंसिल इट क्योंकि आपने आई थिंक आपने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मेंशन भी किया है कि जो उसका जो विंडो लॉन्च होती है वो 2 साल के बाद आती है। तो इसीलिए फिर नासा ने सोचा कि उनको ज़्यादा पैसे लगाएं इस चीज़ पे, तो उन्होंने एक्चुअली वो कैंसिल कर दिया। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। इंजीनियरिंग जो है चैलेंजेस वो हमेशा ही रहेंगे, नो मैटर आप जितना मर्जी इस चीज़ पे आप अपना क्या कहते हैं सक्सेस रेट भी आपका ज़्यादा हो कुछ भी हो, लेकिन जो ही आप कोई नई चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं जो पहले कभी नहीं हुई, चैलेंजेस का सामना आपको करना ही पड़ेगा हमेशा। राइट थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया सफ़ी, आपने जिस तरह से इस को एक्सप्लेन किया और सफ़ाकिर साहब ने भी बिल्कुल अपने लेक्चर में मार्स विंडो के हवाले से बात की थी। तो अगर किसी का और क्वेश्चन है तो प्लीज़ रेज योर हैंड, और अगर मुझे शो नहीं हो रहा यहाँ पर रेज हैंड तो आप डायरेक्ट जो है अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं प्लीज़। तो भाई जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है, काइंडली उसको पुट कर सकते हो। जी मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है नसीब ताहर का क्वेश्चन है कि एलन मस्क ने कहा था कि मैं 5 से 10 साल के अंदर मार्स पर जो है तो इंसानी कॉलोनियाँ जो हैं उस वाले से बात की थी कि आबादकारी शुरू करनी है। तो सरबाकिर साहब ये बता रहे हैं कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही थिन है, तो वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे। तो मैं सर से गुजारिश करता हूँ सर इस हवाले से अगर आपकी जो नेक्स्ट एपिसोड हैं उसमें इस चीज़ का जिक्र होगा तो आप ये मेंशन कर दें, अदरवाइज फिर क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको पूरा आंसर करने में। जी तो फिर ये है कि इतने ग्रुप में अलग से वो क्वेश्चन करने पर जी बिल्कुल आपने सही कहा। ये कॉलोनाइजेशन मार्स की जो है जी ये इस पे डेफिनेटली कमिंग लेक्चर्स में ये इंक्लूडेड है। बस एक जुमला कह दूंगा, बाकी तफसीलात इंशाल्लाह फिर बाद में बात करेंगे कि यकीनन मार्स का एटमॉस्फेयर इज़ लाइक नथिंग, तो आपके लिए वो वैक्यूम ही है। और आप जब भी किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ वैक्यूम होता है तो आप बंद इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ आपके लिए प्रेशराइजेशन होती है और प्रॉपर एयर होती है। तो आप वहाँ पर कुछ ऐसे घर बनाएंगे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे
कि जहां आपको अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर आप क्रिएट करेंगे उसके अंदर रहेंगे। सो आप डेफिनेटली मार्स के ऊपर ऐसे चलते फिरते भागते हुए आप नहीं जा सकते हैं विदाउट स्पेस सूट। तो कॉलोनाइजेशन अगर मार्स की हम करेंगे भी या इवन मून की करेंगे तो वो बंद इलाकों के अंदर हम रहेंगे, घरों के अंदर रहेंगे, तो वो इस तरह के हैबिटेट्स हम बनाएंगे, तो वहाँ पर फिर हम रह सकते हैं और जो भी पर्पज़ है उसको फुलफिल कर सकते हैं। जी नसीब भाई, अगर आपको आपके सवाल का जवाब नहीं किए तो बेहतर है। अलबत्ता नेक्स्ट जो एपिसोड हैं उसमें इसका सर डिटेल जिक्र करेंगे। उसके अलावा भी आप चाहें तो जो हमारा व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है वहाँ पर अपने सवाल कर सकते हैं। कुछ भी ऐसे ऑडियंस जो क्योंकि इंटरनेट का इशू था इन भाई का भी, जिनका इंटरनेट का इशू है या किसी भी वजह से वो सवाल नहीं कर पाए, तो हमारे जो फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा सर बाकी साहब की अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल है, उसके लिंक्स भी ग्रुप्स में मौजूद हैं। आप वहाँ पर जाकर सर से क्वेश्चनिंग और मजीद जो सर की वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। ये सर के रेगुलर लेक्चर्स हैं। इसके अलावा सर की रेगुलर वीडियोस भी बनती हैं मुख्तलिफ फर्कियाती टॉपिक्स पे, तो आप वो भी उनकी वेबसाइट से या यूट्यूब चैनल से सुन सकते हैं जाकर। तो इसी तरह आज का जो लेक्चर है उसका जो वक्त है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर इंशाल्लाह स्पेशल ग्रुप पर एक मार्स के वाले से नई एपिसोड के साथ सर तशरीफ लाएंगे और आप सब भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए हम सबको इजाजत दीजिए। सर बाकी साहब आपका बहुत शुक्रिया और जितनी भी ऑडियंस थी आपका शुक्रिया कि आप इस लेक्चर में शामिल हुए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।